अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात और चपकलिश बड़ी खुलकर सामने आ गई है और दिन ब दिन शदीद ही होती जा रही है। ये 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि मुलाकातों के मामले के ऊपर तो शदीद जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि पार्टी के 2 ओहदे, पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब और जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब आमने सामने आ गए, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। सलमान अकरम राजा साहब ने मंजूर नज़र होने का इल्ज़ाम लगाया लोगों के ऊपर, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने उसका जवाब दिया कि सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इसके ऊपर ना की जाए। यहाँ तक मामला नहीं रुका, अब एक और मामला भी दरमियान में आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा एक मादनियात से मुतल्लिक तरमीमी बिल लाना चाहती है, जिसके मुतल्लिक ये बताया जाता है कि जब ये पार्टी के रहनुमाओं के साथ शेयर हुआ बिल, तो इसके ऊपर जो सूबाई हुकूमत है वो तो इसको बड़ा मुफीद सूबे के लिए बता रही थी और बड़ा अच्छा कह रही थी, लेकिन पार्टी के जो अरकान हैं जिनकी बड़ी तादाद ये समझती है कि बिल इसमें काफ़ी खौफनाक चीज़ें भी हैं, और इस राय का भी इजहार किया, इल्ज़ाम लगाया कि सूबाई हुकूमत किसी की ईमा पर लेकर आ रही है और इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ये सब कुछ कर रही है और ये बिल लेकर आ रही है। यहाँ पर पॉइंट नोट करने का ये है, या अहम बात ये है कि मामला या ये जो चपकलिश है ये अब इख्तलाफ राय नहीं है सादा, ये मामला इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये ज़ाती आप इसको इल्ज़ामात कहें या फिर एक दूसरे के ऊपर किसी एजेंडा को टो करने का शक व शुबा कहें, ये मामला इसमें तब्दील हो चुका है। अब 2 आरा मुख्तलिफ हमारे सामने आ रही हैं। एक राय तो ये है कि पार्टीज़ में इस तरह के इख्तलाफात होते हैं, पार्टीज़ में बड़ी मामूल की बात है कि जो टूट फूट भी होती है, चपकलिश भी सामने आती है जब मुश्किल औकात होते हैं, और जब खान साहब के ऊपर थोड़ा अच्छा वक्त आएगा, उनको रिलीफ मिलेगा या वो रिहा हो जाएंगे, तो उस वक्त में सारे के सारे खान साहब के साथ खड़े होंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस राय का भी इजहार किया जाता है, ये गौर करने की बात भी है कि जिस नौयत के ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, शक व शुबा, एक दूसरे के ऊपर किसी का एजेंट होने, एजेंडा टो करने के इल्ज़ामात, ये पार्टी के तंजीमी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं और पार्टी की साख के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकते हैं। और बल्कि ये भी एक राय का इजहार किया जा रहा है कि ये जो वोटर है उसके तासुरात के ऊपर मनफी असर छोड़ सकता है। तो अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा ये जानते हैं कि ये जो सब कुछ सामने निकल कर आ रहा है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या ये सूरत हाल पार्टी के लिए नुकसानदेह है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप सबसे पहले कहिएगा, ये जो हमने पिछले 2-4 दिन में देखा है, जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन के आमने सामने, ये सब कुछ हो क्या रहा है और क्या समझते हैं, क्या ये मामूली बात है या फिर ये रियली डैमेजिंग हो सकता है पार्टी के लिए और पार्टी के अंदर जो हायरार्की है उसके लिए? मैडम शेख, इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन ज़ाती झगड़ों से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती है कि मुल्क में नफ़रत और तकसीम इतनी ज़्यादा हो गई है, ज़ाती ज़िद्दें, ज़ाती अनाएँ, ज़ाती झगड़े और ज़ाती मफाद इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पाकिस्तान पीछे चला गया है। इस वक्त बदकिस्मती ये है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी हम इकट्ठे नहीं हैं, मईशत पर भी हम एक पेज पर नहीं हैं, हालांकि ये सब दोनों मामले सारों का मसला है। और वफाक बदकिस्मती से चारों सूबों से एक जैसा सलूक भी नहीं कर रहा। अब ये जो माइंस एंड मिनरल पर सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, या अगर करेगी तो ये भी ज़्यादती होगी मैडम शेख। ये पाकिस्तान का मंसूबा है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ, उसमें अली अमीन गंडापुर नहीं थे, उन्हें बुलाया नहीं गया या वो नहीं आया, नहीं आए, दोनों सूरतों में गलत है। और इतना बड़ा फोरम हो रहा है और दूसरी तरफ आपने अडयाला जेल के बाद इस हुकूमत ने तमाशा लगाया हुआ है। 3 हफ्ते से इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको गिरफ़्तार किया, गाड़ियों में डाला और जाकर आगे जाकर छोड़ दिया। कुछ खौफ खुदा होना चाहिए। ये जो फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ़्तारी पर रोते थे और ये जो मरियम नवाज़ साहिबा की गिरफ़्तारी पर औरत कार्ड का इस्तेमाल करते थे, क्या वो इमरान खान की बहनें औरतें नहीं हैं? क्या उनका फैमिली डे वाले दिन उनको मिलने नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या उनसे ये सलूक होना चाहिए था? तो उस दिन, जिस दिन आप पाकिस्तान का इतना बड़ा इनिशिएटिव पाकिस्तान ले रहा है, उस दिन आपने पूरी अटेंशन उधर डाइवर्ट कर दी। और दूसरा है कि वफाक को अली अमीन गंडापुर के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस मिनरल्स एंड ये जो है
इस पर माइंस एंड मिनरल्स पर बैठना चाहिए और इनको इनके सारी चीज़ें इनके शकूक व शुबात दूर करने चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें वो क्या एतमाद में लेना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कहते हैं कि नहीं जी इसको इमरान खान से जोड़ देना चाहिए, वो भी गलत है। मैडम शेख अब ये वैसे ही बनता जा रहा है। उधर बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी बातें कर रहे हैं, उनको भी जिन्होंने हथियार उठाए हैं उनको तो छोड़ें, ये जो दूसरे बलूचिस्तान के सियासी लोग हैं या जो वो नाराज़ लोग हैं उनको भी बिठाएं, क्योंकि ये मिनरल्स एंड माइंड बलूचिस्तान और केपी इसमें बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। ये 6 नहरों वाला आपके सामने मैडम शेख मामला था। अब बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल है कि क्या सदर जरदारी इसकी मंजूरी दे चुके थे कि या नहीं। अच्छा, यानी ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या एक्नेक के 2-4 जुमले मैडम शेख, सवाल ये भी है कि क्या एक्नेक के इजलास में क्या हुआ था, और सवाल ये भी है कि पीपल्स पार्टी पहले इस मंसूबे के हक में थी कि नहीं। शुरू में 2023 का मंसूबा है, 2025 में आपने शोर डाल दिया। और शोर क्यों डाला? क्योंकि सिंध में इhtजाज शुरू हो गए थे। नेशनल वाटर पॉलिसी आपने खुद 2018 में बनाई कि उसमें आबी ज़खायर बनाए जाएंगे। आपने इतना बड़ा जुर्म किया इस मुल्क के साथ, कालाबाग डैम नहीं बनने दिया, और अब श्री रहमान साहब कह रही थी कि पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। नहीं मैडम शेख, मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहूँगा, मैं इस पे हम 1001 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात, और कल भी इस पे 2 दिन पहले भी बोले, पिछले हफ्ते भी बोले, उससे पहले रोजाना ये बोल दीजिए कि आप उस सवाल के ऊपर बात नहीं करना चाहते, आप किसी और चीज के ऊपर मैं उसी सवाल पे आता हूँ। मैडम शेख मुझे चंद जुमले बोलने दीजिए, फिर मैं उस पे आता हूँ। अगर आपके पास टाइम ना हुआ तो मेरी तरफ से ये समझ लीजिए कि ये मामूल की कार्रवाई है। ठीक है। अच्छा, नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के तहत आपने क्या कहा था कि आप भी मामलात को सियासत से आउट रखेंगे। अब थरपारकर भी हमारा, चोलिस्तान भी हमारा, और असल सूरत हाल ये है कि शोर मचाने वाले पहले ग्रीन सिग्नल दे चुके थे। ठीक है। मेवल सरफराज साहिबा, ये जो पूरी की पूरी सूरत हाल हमें इस वक्त नज़र आ रही है, अपोजिशन की एक बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। ज़ाहिरी बात है ये एक राय में ये भी सामने आ रही है कि फिर एंड में जाके जो इलेक्टोरल आपकी सियासत होती है उसको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। क्या इस राय में वजन है? क्या आपको लगता है कि जो हो रहा है पीटीआई को नुकसान देगा, ये मामूल की कार्रवाई या बात है? देखिए रीना, मेरे ख्याल में पीटीआई को तो इस चीज़ से नुकसान होगा, क्योंकि देखिए बात यह है कि जो एक पीटीआई की क्रेडिबिलिटी एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और ये कि वो अपना जो घर है, जैसा कहते हैं कि दे शुड कीप देयर ओन हाउस इन ऑर्डर, वो वाली चीज़ जो एक्सपेक्टेशन एक पीटीआई के वोटर सपोर्टर की भी होगी कि इनका फोकस होना चाहिए इमरान खान साहब की रिलीज़ का। लेकिन हम देख रहे हैं कि आए रोज़ एक नया तमाशा हो जाता है, वो बेशक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, उनकी पार्टी के रैंक्स के अंदर हो, या फिर ये है कि हम देखें कि सब बैरिस्टर गौहर, सलमान राजा साहब के जो सब कुछ सामने आ रहा है। तो ये जो चीज़ है, इससे ज़ाहिरी बात है कि उनके वोटर सपोर्टर के साथ भी एक चीज़ जाती भी है, और वो इस चीज़ का इजहार भी बरमला जो है करते हैं। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ग्रुपिंग की बात है लीना, ये आज से तो है नहीं। 2013 से हमने देखा कि एक परवेज खटक ग्रुप था, फिर एक दूसरा ग्रुप था, आतिफ खान साहब का भी ग्रुप था, क्योंकि ज़ाहिर बात है सीएम के कैंडिडेट्स होते हैं, उसके अंदर कौन कौन लोग थे। तो वो ग्रुपिंग हमने अब देखी है कि सामने ही बहुत ज़्यादा आ रही है, जिस तरह जो झगड़ा साहब के ऊपर जो है मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात और इस तरह की जो चीज़ें वो भी सामने आ रही। इससे एक चीज़ ये है कि पीटीआई को ये नुकसान है कि जो उन्होंने आप कह लें कि ग्राउंड गेन किया था फरवरी 8 के इलेक्शंस के बाद, वो मुतवातर जो है दे लूजिंग इट, क्योंकि उससे ये हो रहा है कि जो उन्होंने स्पेस गेन की थी वो अब आपसी लड़ाइयों की वजह से जो है वो कम होती जा रही है। और यहाँ तक सुनने में आया है कि जो जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने तो सलमान राजा साहब के बारे में पब्लिकली तो जो बात कही है, ये भी सुना जा रहा है कि प्राइवेटली भी जो है कुछ लोग जो है वो इसके बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको खान साहब से शेयर करेंगे। अच्छा, दूसरी कैजुअलिटी मेरे ख्याल में अलीना जो पीटीआई के लिए है, वो है एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस, जिसकी यानी कि हम यहाँ पर बात भी होती रही कि क्या बनेगा नहीं बनेगा, उसके बेनिफिट्स होते हैं कि नहीं। लेकिन जब पीटीआई के इतने आपसी लड़ाइयाँ होंगी तो उससे जो बाकी ऑपोजिशन की जमातें हैं वो फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुस्तफा नवाज खोखर साहब की इफ्तारी के ऊपर क्या बातें की थी पीटीआई से, कि आप लोगों की एक बंदा आता है कहता है मेरे पास मैंडेट है, दूसरा कोई और बात करता है, तीसरा कोई और, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर यह है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और अब ये जो लड़ाइयाँ हैं इनके ऊपर भी बिल्कुल जो है JUIF के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं।
जाते हैं। आप अलीना ये देखिए कि जब 2018 के इलेक्शंस के बाद जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी वो कितनी जल्द इकट्ठी हुई, फिर किस तरीके से जब पीडीएम बनी उन्होंने एक जॉइंट फ्रंट बनाया, और फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उस वक्त इस्लामाबाद से यानी हफीज शेख साहब को जो है जो उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में जब हराया, तो इवन गवर्नमेंट उस वक्त की पीटीआई की हिल गई थी उस चीज से, उस एक इलेक्शन से इतने, यानी कि वो उनका यूनाइटेड फ्रंट था। फिर उनमें बीच में हुई चपकलिश भी हुई, बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन एंड पे फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी वो इकट्ठे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी वो इकट्ठे हो गए। तो ये जो चीजें हैं लीना, इससे मेरे ख्याल में पीटीआई को भी शायद जो है इस चीज का एक नुकसान होगा कि एक ऑपोजिशन अलायंस या प्रेशर, क्योंकि वो जाहिर बात है प्रेशर भी होता है उससे हुकूमत के ऊपर, वो कोई चीज ये करने में कामयाब नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर नुकसान तो है पीटीआई के लिए। शहजाद इकबाल साहब, आपकी क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, इस पर तो देखिए कोई शक नहीं है, पीटीआई एक सियासी इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो कि कोई पॉलिटिकली स्टॉलवर्ड्स नहीं है, कई सारे लॉयर्स हैं जिन्होंने इस लेवल पे सियासत की नहीं है, तो वो तो एक कंफ्यूजन उलझन नजर आती है। डिसिप्लिन का फुकदान है और आज से नहीं है, जब इमरान खान इवन बाहर थे तब भी था। जहांगीर खान तरीन, शाह महमूद कुरैशी दोनों सीनियर मोस्ट लीडर थे, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते थे, पब्लिकली देते थे, इमरान खान को बीच में पढ़ के उनको खामोश करवाना पड़ता था। फिर कुछ इख्तलाफात जो है वो सीएम बनने के हवाले से हैं। जब पहले पंजाब में 2018 के बाद बुज़दार साहब को बनाया गया तो उस वक्त बड़े ग्रुप्स बन गए, महमूद खान को बनाया गया उस वक्त ग्रुप्स बन गए, बल्कि एक वजह ये थी उनको बनाने की ताकि ग्रुपबाजी ना हो पार्टी में। अभी भी कई कंटेंडर थे सीएम बनने के लिए और उसमें आपने देखा टिकट वाला मामला आ गया कि एमपी के टिकट शायद जानबूझ के किसी को नहीं दिए गए। तो ये इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको ज्यादा सियासी मैच्योरिटी के से बेहतर करना चाहिए मामला को, एटलीस्ट पब्लिकली आके इतनी पोजीशन ना ले जिस तरह हमने देखा सलमान अकरम राजा और गौर साहब के दरमियान हुई। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ ये बात करेंगे ना, ये बहुत ही वन साइडेड बात होगी। असल बात करने की जो है वो ये है कि ये तकसीम क्यों है, उसकी बुनियादी वजह क्या है और तकसीम पैदा करवाई जा रही है या नहीं। मेरे ख्याल से तकसीम पैदा करवाई जा रही है। तो हमने देखा ना कि पोस्ट 9 में पार्टी को तोड़ा गया, जिसमें एक पीटीआईपी बन गई, नजरियाती पार्टी अलग बन गई, वो तो सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो सिलसिला है वो हमारे सामने है। हम ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि जेल मैनुअल के तहत जो एक तरीकेकार है उसमें मिलने की इजाजत होती है प्रिजनर से, वो मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। यहाँ तो सेशन कोर्ट, एटीसी, हाई कोर्ट तक के फैसले हैं कि मिलने की इजाजत होगी। एक तरीकेकार भी तय होता है कि जो नाम दिए जाएंगे वो जाएंगे मिलने। लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से आप क्या देख रहे हैं कि जिसका लिस्ट में नाम होता है, जो इमरान खान साहब चाहते हैं जिनसे मिले, जो सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल के तौर पे नाम देते हैं, उनको बाहर रोक लिया जाता है। बाबर अवान का नाम लिस्ट में नहीं होता, उनको बुला लिया जाता है। छुट्टी का दिन होता है तो अली अमीन गंडापुर साहब मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। बहनें जिनका राइट है कि वो जाके मिले, उनको नहीं मिलने दिया जाता, उनको बाहर रोक दिया जाता है। किसी को जो है वो बैरियर पे रोक दिया जाता है, रहनुमा को। तो जब ये पिक एंड चूज हो रहा है, सेलेक्टिव लोगों को अंदर जाने दिया जाता है, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ को रोक दिया जाता है, तो फिर इससे मकासद क्या हासिल करना चाहते हैं? मकासद यही कि फिर एक दूसरे के लोग खिलाफ बयानात दें, एक दूसरे के ऊपर शक का इजहार करें, जो वो कर रहे हैं पब्लिकली। इसलिए मैंने कहा शायद सियासी मैच्योरिटी उनको दिखानी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, बजाय इसके कि वो उसमें आकर एक दूसरे के खिलाफ बयान दें। तो आपने देखा सलमान अकरम राजा साहब अब शक कर रहे हैं कि शायद वो मंजूर नजर है, इसलिए उनको जाने दिया जाता है। बाबर अवान साहब को जब जाने दिया गया तो ये फीलिंग आई कि मंजूर नजर कोई और है। तो ये बाकायदा जेल मैनुअल और अदालती ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करके कुछ लोगों को जाने दिया जाता है, कुछ लोगों को रोका जाता है, जिसकी वजह से ये इस वक्त तकसीम पैदा हो रही है। तो मेरे ख्याल से इस पहलू को हमें नहीं भूलना चाहिए। जो तहरीक इंसाफ के अपने मसाइल हैं, सीएम बनने के, करप्शन के इल्जामात, वो अपनी जगह पर है, जिनका मैंने पहले जिक्र किया। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। नवाज शरीफ साहब जब एवनफील्ड केस में सजा हुई मरियम नवाज साहब और उनको जो है अडियाला जेल में बंद किया गया, मैं उनसे मुलाकात करने के लिए एक मीटिंग में गया था और मैं उसका जरा अहवाल बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बड़ी बहस होती है ना, एसी नहीं है, फलाना नहीं है। तो तकरीबन जो जुमेरात का मुलाकात का दिन होता था उसमें 60-70 लोग या शायद इससे ज्यादा भी लोग उनसे मिलने जाते थे, जिसमें फैमिली मेंबर्स, पार्टी के तमाम रहनुमा, वो कतारें बना के अडियाला जेल में पहुंचते थे। 10-10 की टोलियों में उनको अंदर जाने की इजाजत होती थी। एक बड़ा कमरा था जिसमें आराम से 15-20 लोग आ सकते थे, बैठे हुए होते थे मियां साहब के साथ, गुफ्तगू होती थी, ठंडा एसी वगैरह सब चल रहा होता था। अच्छा। बड़े आजादाना माहौल में बात हो रही होती थी। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं क्योंकि जब मैं गया तो पीएमएलएन के एक रहनुमा ने मुझे मरियम नवाज साहबा के साथ बिठा दिया। मैंने मरियम साहबा को कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं, मेरे पास कोई कलम या कागज नहीं है, बट टू माई बेस्ट ऑफ मेमोरी मैं आपकी बातों को याद रखूंगा और इसको ऑन एयर करेंगे हम। उन्होंने कहा कि यार शहजाद तुम्हें नहीं बात करने दी जाएगी। लेकिन मैं तकरीबन 10-15 मिनट उनके साथ बैठा,
मैंने उनका इंटरव्यू किया और बाद में वो नशर भी किया हमने, प्रिंट वगैरह, जंग वगैरह, हर जगह वो छपा। मियां नवाज शरीफ से मेरा कोई उनसे ताल्लुक नहीं था, शायद पहली या दूसरी मुलाकात होगी उनसे। मैंने उनसे कोई 8-10 मिनट बात की उनके केस के हवाले से। इसी तरह वहां पे ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, माइजा हमीद, आबिद शेर अली, तलाल चौधरी और एक कतार थी लोगों की वहां पे जो मौजूद थे। तो वो एक तरीकेकार है और उनको सजा हो चुकी थी, ऐसा भी नहीं कि अंडर ट्रायल थे। तो मुलाकातें होती हैं इसी तरीके से। आप अगर मुलाकात करने देंगे इमरान खान को, तो जो आधी से ज्यादा कंफ्यूजन है जो इस मसले पे खासतौर पे हो रही है, कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा, किसको इजाजत है किसको नहीं है, जिसको इजाजत है वो मंजूर नजर है, जिसको इजाजत नहीं है शायद वो इमरान खान का बहुत ज्यादा लॉयल है, तो मसला ही खत्म हो जाएगा। आईन और कानून के मुताबिक चीजों को चलने दें, अदालती ऑर्डर के तहत चलने दें, तो मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा मसाइल खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, बाय डिजाइन है, लेकिन क्या समझते हैं, क्या ये सिर्फ सताई है या वक्ती है, या फिर पार्टी इससे रिकवर कर लेगी या फिर रिकवर करना मुश्किल होगा? मुख्तसरन जी, जो आपको बुनियादी सवाल है, मेरे ख्याल से वक्ती तौर पे नुकसान तो है कि एक पार्टी में यूनिटी नहीं नजर आ रही। फोकस इमरान खान को निकालने के लिए होना चाहिए था, वो नहीं है इस वक्त, वक्ती तौर पे नुकसान है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये चीजें सॉर्ट आउट भी हो जाए तभी इमरान खान इस वजह से बाहर आ जाएंगे। पार्टी यूनिटी दिखाए तभी इमरान खान बाहर नहीं आते, उनके मसाइल जो है वो हम सब उससे बखूबी वाकिफ है। हाँ, फिर भी पार्टी को एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो जरूर दिखाना चाहिए। दूसरा, मैं वक्ती तौर पर इसलिए कह रहा हूँ, इलेक्शन से पहले आपकी मेरी सबकी एक ये राय थी कि जिस तरह पार्टी को तोड़ा गया है और शायद अब उनका वोटर नहीं निकलेगा, उनको नुकसान होगा, लेकिन हमने देखा कि जो नए चेहरे हैं उस पर भी पीटीआई सबसे ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वक्ती नुकसान है। जिस दिन इमरान खान बाहर आएंगे, ये मेरे ख्याल से मैटर नहीं करेगा आपके ख्याल में। ठीक है, मजहर अब्बास साहब। देखिए, बहुत अरसे से ये कोशिश है और मेरा ख्याल है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद और ख़ासतौर पर 9 मई के बाद माइनस इमरान फार्मूले पे और माइनस इमरान फार्मूले पे बहुत कोशिशें की गई। और ये सिर्फ माइनस फार्मूला जो है ये सिर्फ इमरान खान पे नहीं, हमने मादी में भी देखा इस माइनस फार्मूले की बड़ी कोशिश की गई कि जी वो ऊपर टॉप लीडरशिप हट जाए और बाकी पार्टी को हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन वो बात चलती नहीं है, मादी में भी नहीं चली और अभी भी नहीं चलेगी कोशिश। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं हमें नज़र आती हैं, ये जो है वो इसीलिए की जाती हैं। डिफरेंसेस क्रिएट करो, मिसगिविंग्स करो। अब ये जो जिस तरह है ना जेलों में मुलाकातें, ये क्या, इससे क्या चीज़ें जन्म लेती हैं? ऐसी जन्म लेती हैं जैसे सलमान अकरम राजा या दूसरे कहते हैं कि जी उन्हें मिलने दिया जाता, उन्हें नहीं मिलने दिया जाता। तो एक परसेप्शन क्या डेवलप हो रहा है कि पार्टी जो है वो तकसीम है। एक परसेप्शन ये डेवलप हो रहा है कि पार्टी में बहुत डिवीज़न है। तंजीमी इशूज़ पार्टी में उस वक्त भी थे जब इमरान खान बाहर थे, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, जब इमरान खान पार्टी इलेक्शन जीत कर आए थे, उस वक्त भी ये थे। परवेज़ खटक को उठा लें, महमूद ख़ान को उठा लें, आतिफ़ को उठा लें, और चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा में जो रही हैं, पंजाब में जो रही हैं। लेकिन इमरान खान इज़ PTI, PTI इज़ इमरान खान। तो इमरान खान बाहर आएंगे तो ये सब ज़ीरो हो जाएंगे। इमरान खान अंदर रहेंगे तो ये डिफरेंसेस होंगे। इन डिफरेंसेस का नुकसान क्या हो रहा है? इन जो चीज़ों का नुकसान ये हो रहा है कि पार्टी जो है वो एक ग्रैंड अलायंस नहीं बना पा रही। इसका नुकसान ये हो रहा है कि पार्टी कोई तहरीक नहीं चला पा रही इसका। लेकिन इसका फ़ायदा हुकूमत को सिर्फ इस हद तक तो है कि तहरीक इंसाफ कोई मजबूत मुनज़्ज़म तरीके से तहरीक नहीं चला पा रही। लेकिन क्या PTI की पॉपुलैरिटी ग्राफ में तब्दीली आई है? वो हमें सिर्फ उस वक्त पता चलेगा जब इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो या कोई बाय इलेक्शन हो, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि PTI की पॉपुलैरिटी कितनी है, नीचे गई है। एक इमरान खान जेल में थे, इमरान खान की एक फ़ैसला हुआ कि जी कम वोट में इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना। सब लोग, बहुत से लोग मशवरा दे रहे थे जब पार्टी इलेक्शन संबल की बात आई, सब कुछ बात आई कि जी जो है वो इलेक्शन का बॉयकॉट कर दें। उसने कहा नहीं, इलेक्शन में जाएंगे हम और लोग वोट देने निकलेंगे, और लोग निकले। तो इसलिए ये जितनी एक्सरसाइजेज हैं ये हमें लगता है और हैं, आप सिंध में उठा लें, पंजाब में उठा लें, KP में उठा लें, बहुत ज़्यादा PTI के अंदर आपस में। लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो जाती है उस वक्त जब इमरान खान का एक बयान आ जाता है। इमरान खान किस पे, अब ये इमरान खान के लिए है कि वो किस पर कॉन्फिडेंस शो करते हैं, किस पे नहीं करते कॉन्फिडेंस शो। जिस पे वो कॉन्फिडेंस शो, ज़ाहिर है जेल के अंदर जो भी बाहर आता है मुलाकात करके, वो एक। दूसरी बात ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी बहनों का ना मिलने देना या उनकी वो जो है, ये बेसिक फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है।
बेस से बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है कि आप जेल में जो है उनकी फैमिली को ना मिलने दें। ये कहीं नहीं होता, इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती, अगर माजी में हुई हैं वो भी गलत है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई में डिवीज़न तो नहीं आएगी। अच्छा, पीटीआई में कोई तकसीम नज़र नहीं आई, कोई ग्रुप नज़र आया आपको जिसने पब्लिक ऐलान किया हो कि जी हमने एक अलग ग्रुप बना लिया? अलग ग्रुप नहीं, लेकिन वैसे तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात का वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। वो वोटर को किस तरह से इम्पैक्ट करता है? क्योंकि अभी हम यहाँ पर माजी की बात कर रहे थे ना, तो माजी में हमने 2 मॉडल्स देखे, और ये पूरे हाउस के लिए ओपन सवाल है, जो भी करना चाहे इसका जवाब। एक हमने मॉडल देखा MQM का, एक हमने मॉडल देखा मुस्लिम लीग नून का, और दोनों मॉडल्स में मुमासलत ये थी कि नुकसान पहुंचा सिस्टमैटिक, जब लीडर्स अंदर थे और फिर लीडर्स बाहर भी आए तो फॉर अ फैक्ट उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचा है। MQM तो बिल्कुल डिसमेंटल हो गई ना। MQM इज कंप्लीटली अ डिफरेंट फार्मूला। अच्छा, और जो मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून को कब तक नुकसान पहुंचा? जब तक मुशर्रफ रहे, द डे मुशर्रफ। सर, बट अभी अगर इतनी दूर ना जाए, अभी हम देखें नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, बाहर चले गए, फिर वापस आए, बट वो नून लीग भी फॉर फैक्ट कहती है कि हम उस तरह से ग्रास्प नहीं कर पाए। अलीना, इसलिए नुकसान हुआ कि नवाज शरीफ 3.5 साल मुल्क से बाहर रहे और गए वो इमरान खान के दौर में। ठीक है, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून का जो वोटर था उसके लिए ये काबिल कबूल नहीं हुआ कि जी आप 3.5 साल बाहर चले गए, 3.5 साल बाहर रहे, और जब 3.5 ज़ाहिर है वो वैक्यूम हुआ, उस वैक्यूम को इमरान खान ने फिल कर लिया। उस चीज़ को इमरान खान अगर बाहर चले जाएंगे तो तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, इमरान खान अगर बाहर नहीं जाएंगे तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नहीं मुतासर होगा, ये याद रखें। अच्छा, पॉइंट सर इसलिए था क्योंकि इस तरह की जो धड़ेबंदी है या इस तरह के इल्ज़ामात, ज़ाती एक दूसरे के ऊपर ये कहना कि तुम उसके एजेंट हो, तुम उसके एजेंट, ये तो हमने नून लीग है उसमें भी नहीं देखा था। महमद कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी रीना, देखिए मैं ये बात करना चाह रही थी कि ये वक्त एक पीटीआई के ऊपर जो है वो मुश्किल वक्त है, यानी कि वो एक ज़ेर अताब है, ऑपोजिशन के अंदर है। तो इस वक्त जो है यूनाइटेड फ्रंट इसलिए उनसे एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मुश्किल वक्त के अंदर, देखिए जब इक़्तिदार में होते, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ चीज़ें इक़्तिदार की वजह से ही हो रही हैं, वो ग्रुपिंग्स हमने जैसे मैंने कहा कि 2013 से हैं, कोई आज से तो है नहीं, और वो इसीलिए कि एक साइड सीएम के कैंडिडेट्स होते हैं, फिर काबीना और इस तरह के जो चीज़ें होते हैं। लेकिन अब ये जो बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा साहब की जो चीज़ है, इससे जो है आप अगर उनका सोशल मीडिया भी पीटीआई का उठा के देख लें, लोगों की उधर बातें देखें, तो उसके अंदर ये है एक बेचैनी, क्योंकि ये वक्त एक मुश्किल वक्त है जिसमें अगर वो यूनाइटेड हो। ये बात दुरुस्त है, शहजाद ने सही बात की कि उनके इकट्ठे होने से तो खान साहब ने बाहर नहीं आना, लेकिन क्योंकि ये वक्त मैंने कहा ऐसा है, जिस तरह मैंने आपको पीडीएम की जो बात की थी या जो अपोजिशन पार्टीज उस वक्त थी, उस वक्त की अपोजिशन भी ज़ेर अताब थी, वो लोग भी जेलों में थे, और इस तरह की धड़ेबंदियां हमने नहीं देखी या पब्लिकली नहीं देखी। ऐसा नहीं होता कि पार्टीज के अंदर कोई डिविजन नहीं होते या फाइट नहीं होती, रिफ्ट्स नहीं होती, सब सियासी जमातों के अंदर होती हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर खबरें लीक की जाती हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हुआ, पार्लियामेंट्री मीटिंग के अंदर क्या बात हुई, किसने क्या सख्त अल्फाज किए, फलानी चीज, ये जो चीजें हैं इस वक्त मेरे ख्याल में सियासी तौर पे, जैसे मैंने कहा ना कि पीटीआई की एज अ पार्टी क्रेडिबिलिटी, मैंने ये नहीं कहा कि उनको वोट कितना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अगले इलेक्शंस के अंदर क्या होगा उस चीज के ऊपर नहीं, लेकिन जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक सियासी मैच्योरिटी का जो होता है, वो पीटीआई इस वक्त नहीं दिखा रही। स्लैंग लफ्जों में हम कहते हैं ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये क्या करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मसाइल हैं जिस तरफ भी हम देखते हैं उस तरफ सब अपोजिशन की जमातों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ स्टेप अप करें, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बहरहाल जी, आई थिंक कोई और कुछ ऐड नहीं करना चाहता। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। अक्सरियत ये कह रही है कि ये वक्ती है, जब लीडर बाहर आ जाएंगे यानी इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, इख्तलाफात को भी भूल जाएंगे और पार्टी के ऊपर नहीं असर पड़ेगा। बट महमद समझती हैं कि बिल्कुल पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आप लोगों के सवालात। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो यूट्यूब के ऊपर हमारे तज्जियाकारों के लिए सवालात भेजे हैं उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। मज़े साहब से सवाल करते हैं पहले। मज़े साहब, आपसे बशीर मिर्ज़ा पूछ रहे हैं, आज कराची का सवाल है और ये बड़ा हॉट इशू है इस वक्त, डंपर्स का मसला। पूछ रहे हैं, नॉर्थ कराची में डंपर ड्राइवर की मुबैना गफलत से एक मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी हुआ और मुश्तल हुजूम ने कई डंपर्स को जला दिया। ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मसले के तदारुक के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, ये जो हुकूमतें कर रही हैं ये तो बिल्कुल भी मसले का हल नहीं है कि जी 30 किलोमीटर, और जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने कहा, मसले का हल ये नहीं। मसला पहले समझा जाए कि कराची में ट्रैफिक हादसात क्यों हो रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं ट्रैफिक हादसात। देखिए, कराची की सड़कें बहुत चौड़ी हैं। अगर आप चले जाएं कराची की बड़ी बड़ी सड़कों पे, लियाकताबाद चले जाएं, आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी बड़ी सड़कें। होता क्या है,
वहाँ इंक्रोचमेंट शुरू हो जाती है, सड़क जो है बिल्कुल पतली सी हो जाती है, उसके ऊपर मोटरसाइकिल भी जा रही है, बस भी जा रही है, मिनी बस भी जा रही है और उसी में टैंकर भी आ जाता है उसके अंदर। दूसरी बात ये कि जगह जगह जो है गड्ढे पड़े हुए हैं। आप चले जाएं कराची में, पता नहीं ये कौन सी सड़कें हमें दिखाई जाती हैं, मैं आपको हज़ारों की तादाद में सड़कें दिखा दूं। तो जब सड़कें जो हैं वो खुदी हुई हैं, एकदम बाइक वाला जो है वो ब्रेक लगाता है, पीछे से ऑलरेडी डंपर आ रहा होता है, वो ब्रेक लगाते लगाते भी टक्कर मार ही देता है। फिर जो उसमें होना चाहिए कि कराची में फौरी तौर पे इंक्रोचमेंट का ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। कराची की सड़कें कुशादा हैं, उनको कुशादा ही रहना चाहिए। जो कंटेनर्स और ये आते हैं बड़े बड़े, आप क्यों नहीं जो कार्गो जो है रेलवे कार्गो सिस्टम क्यों नहीं शुरू करते? आप कराची पोर्ट पे वो कंटेनर्स आके उतारे जाएं, उसमें वहाँ रेल ट्रैक बना हुआ है, इस चीज़ को ख़त्म कर दें। वाटर टैंकर्स क्यों बड़ी तादाद में, ये डंपर्स वगैरह हैं, आप क्यों नहीं लाइनों में पानी देते? क्या क्राइसिस है? कोई भी क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस मैनेज्ड है, बनाया हुआ है। माफियाज हैं, उन माफियाज में सियासी माफियाज इन्वॉल्व हैं, जिनके वाटर टैंकर्स चलते हैं, जिन अफसरान के वाटर टैंकर चलते हैं, एजेंसियों के वाटर टैंकर्स चलते हैं। इनको क्यों नहीं, उसको पता होता है ड्राइवर के वो वाटर टैंकर किसका है, उसे परवाह ही नहीं है इस चीज़ की। उसे पता है कि वो अगर मार भी देगा किसी को तो बड़े आराम से निकल जाएगा। तो जब तक गवर्नमेंट इस एस्पेक्ट को नहीं देखती, कभी भी आप उससे कहें कि 20 उस पे चलाए, वो फिर भी टक्कर मारेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये कि ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। ये सारा कसूर हर हादसे में टैंकर का नहीं होता। आपके मोटरसाइकिलिस्ट क्या करते हैं, ज़रा गौर करें, आधे से ज़्यादा मोटरसाइकिलिस्ट हेलमेट नहीं पहनते, आधे से ज़्यादा मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड्स पे आते हैं। अब एक आदमी अगर राइट ट्रैक पर जा रहा है, उसकी तो स्पीड नॉर्मल है। अब अगर अचानक एकदम मोटरसाइकिल वाला मुड़ जाएगा तो टक्कर के इम्कान है। अब टैंकर हो या गाड़ी हो, उससे टक्कर हो सकती है। और चूंकि मोटरसाइकिल जो है वो सबसे वल्नरेबल सवारी है, यानी जाहिर है बिल्कुल ओपन होता है, तो आपको टक्कर लगेगी, गिरेंगे, पीछे से टक्कर लगेगी। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट को रिजॉल्व करने हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप देख लें कि कराची में ट्रैफिक के मामले में कोई भी कानून की हुक्मरानी नहीं है, ज़ीरो। फिर उससे रही सही कसर वीआईपी कल्चर हमारी ख़राब कर देता है। एक गाड़ी वीआईपी की आ रही है तो 10 मिनट तक ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा, ट्रैफिक जैम हो जाता है। उसके बाद जैसे ही ट्रैफिक चलना शुरू होता है, सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से हादसा होते हैं। और ये तो इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ सोली रिस्पॉन्सिबल। जब तक सिंध गवर्नमेंट, हम अपने ही लेवल पे बात करेंगे, जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ट्रैफिक के इन मामलात को संजीदगी से नहीं लेगी, ये हादसात होते हैं। और बदकिस्मती से कराची में हादसात जो है वो तूफ़ान जन्म ले लेता है। और जो इस वक्त सूरत हाल लग रही है, मुझे खदशा ये है कि कहीं ये कि एथनिक कलर ना ले ले, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरे नुक्ता नज़र से ट्रैफिक हादसात हैं, उसको हादसात की लेवल पर हल करना चाहिए। और हल मेरे नज़दीक मैंने देखा है, जब कराची इतनी खुली सड़कें होती थी, ट्रैफिक के हादसात कितने होते, कंटेनर्स आ गए, टैंकर्स आ गए, तरह तरह के टैंकर्स आ गए हैं उसके अंदर। आप उस इशू को रिजॉल्व ही नहीं कर रहे, इसलिए कि आपके अपने टैंकर्स चलते हैं। जब आपके अपने टैंकर चलेंगे तो आप ड्राइवर को भी प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो बगैर लाइसेंस वाला ड्राइवर हो या बगैर फिटनेस वाला ड्राइवर हो या मिनी बस वाला हो या बस वाला हो। ये सब के सब 80, 60, 70% जो ड्राइवर्स हैं, और ये सिर्फ टैंकर्स नहीं, कंटेनर्स के ड्राइवर्स नहीं, इवन जो गाड़ियां चलाते हैं उनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। ये आप देखें, अभी वो जो बच्चे वाला हादसा हुआ था, उसके पास कहाँ था लाइसेंस। सर, अब तो एक और बड़ा खतरनाक मामला आ गया। अब तो छोटे छोटे बच्चे, लाइसेंस लेने की एज भी नहीं होती, अंडर 18, फिर भी उन चला रहे हैं, गाड़ियाँ दी हुई उनके हाथों में। तो ये भी डेफिनेटली, जिस तरह आपने कहा, एक होलिस्टिक अप्रोच इसके ऊपर अपनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, ये बहुत बड़ा इशू है। मजीद भी आपके सवालात हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपके भेजे गए सवालात हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अगला सवाल शहजाद से करते हैं। शहजाद, आपसे मेहताब आलम पूछ रहे हैं ट्रंप से मुतल्लिक, टैरिफ्स का जो इन्होंने फैसला वापस लिया है या एटलीस्ट मुअख्खर किया है। कह रहे हैं ट्रंप ने टैरिफ में नरमी के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि यू टर्न तो अच्छे होते हैं,
क्या सदर ट्रंप का टैरिफ में नरमी का फैसला माशी हिकमत अमली है या किसी दबाव का नतीजा? और क्या इस किस्म के यू टर्न आलमी मईशत पर असर डाल सकते हैं? अच्छा, एक तो ये इमरान खान और ट्रंप का कंपैरिजन एक अरसे से होता आ रहा है, और मुझे याद है इमरान खान साहब ने भी एक मौके पे ये कहा था कि यू टर्न तो अच्छा होता है, अगर मैंने कोई गलत फैसला लिया है तो ऐसा तो नहीं है कि दीवार में जाके मैं टक्कर मार दूं, तो यू टर्न अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल से एक और कंपैरिजन जो है अब वो इस लिस्ट पे बढ़ गया है। और अल्फाज भी वही थे हैरान कुन तौर पर। आज दीवार की मिसाल भी ट्रंप साहब ने दी। अच्छा, तो उन्होंने कहा जब दीवार सामने आ जाए तो मैं दीवार के अराउंड किसी ना किसी तरह वर्क करूंगा ना। अच्छा, तो ये जो पॉलिसी थी रेसिप्रोकल टैरिफ्स की, मेरे ख्याल से इट हैज बैकफायर्ड, और मेरे इसकी कोई इकोनॉमिक सेंस नजर नहीं आ रही थी, सिवाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इसमें इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि जिनसे हमारा इम्बैलेंस है, यानी कि हम उन पे एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, उनके ऊपर इतना टैरिफ लगाओ कि वो भी अपने टैरिफ को कम करें। और बड़े फखरिया कल एक और बयान में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमा रहे थे कि अब बहुत सारे ममालिक और लीडर्स ऐसे हैं जो कि मेरे दर पे आना चाहते हैं और फिर नेगोशिएट करना चाहते हैं हमसे, एक तरीके से कह रहे थे कि हमसे भीख मांग रहे हैं कि हमसे नेगोशिएट करो। तो वो ये समझते हैं कि उनकी टैक्टिक जो है ये काम आ गई है। और जाहिर सी बात है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो चाहती है कि वहां पे एक्सपोर्ट करें, उनका जो इकोनॉमी है वो चलती ही यूएस एक्सपोर्ट्स पर है, तो वो तो ये नेगोशिएट करेंगे। लेकिन इस दौरान आप देखें ना कि जो एक क्राइसिस आया है अमेरिका में वो कितना बड़ा है कि अगर आपका $2 ट्रिलियन का फिस्कल खसारा है तो आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान तो सिर्फ स्टॉक मार्केट के हवाले से कर दिया है। जो फेयर और जो खतरात है कि मईशत स्लो डाउन हो जाएगी, अमेरिका में महंगाई होगी, वो बेपनाह है। अब देखें ना, ये कहीं से सेंस नहीं बनती कि किसी पे आपने 30% 35% टैरिफ लगा दिया है तो क्या अमरीकी अवाम ये अफोर्ड कर सकती थी? नहीं अफोर्ड कर सकती। वहां पे अगर तौलिया, शर्ट, ट्राउजर ये चीजें 30-35% महंगी हो जाए तो कैसे अफोर्ड करेंगे? तो इसलिए कह रहा हूं कि इसकी इकोनॉमिक सेंस इतनी नहीं बन रही थी, ये शायद एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे था, और इसीलिए अब उन्होंने कुछ ममालिक के लिए 90 दिन के लिए इसको मौखिर कर दिया है। हाँ, जो मेन टारगेट था इनका, जो टारगेट तो हदफ तो चाइना था कि चाइना के एक्सपोर्ट से प्रॉब्लम था उनको, वो भूल ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो खुद एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुके हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप हम पे 100% लगाएंगे, हम आप पे 120-124% लगाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, पहले 34% लगाया, फिर 84% मजीद लगा दिया। तो वो उनसे बुली नहीं हो रहा है, और वो इस वक्त जवाब दे रहे हैं उनको। जहां यूएस की एक पॉलिसी है उसको वो काउंटर कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से अभी भी बड़ा खतरनाक है दुनिया की मईशत के लिए कि ये किस तरीके से सेटल डाउन होगा। क्या चाइना के मामले पे क्या डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटेंगे, या चाइना जो इस वक्त एक काउंटर टैरिफ लगा रहा है वो पीछे हटेगा? आई थिंक ये जंग जो है ना, ये अभी जारी रहेगी, और इसकी वजह से जो दुनिया की मईशत है वो मुतासर होगी। अच्छा शहजाद, दो बातें कहिएगा। सबसे पहले तो ये कि ये ट्रंप और उनके मिजाज के बारे में क्या कहता है, उनकी प्रेसिडेंसी के बारे में क्या कहता है, क्योंकि आज भी उनसे सवाल हुआ कि इस तरह से तो फिर ट्रंप को सब हल्का लेना शुरू कर देंगे, या उनको ये कहेंगे कि ये तो अपने फैसलों पर बैक ट्रैक कर जाता है। तो क्या इतनी अर्ली ऑन ये फैसला उनके लिए ख़तरा हो सकता है? जी, मेरे ख्याल से कई ऐसे फैसले, एक तो आपने देखा था ना कि उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था कि किन ममालिक के ऊपर पाबंदी लगानी है, उनके वीजा प्रोसेसेस को रिव्यू कर रहे हैं। उस हवाले से भी उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब कोई टाइम फ्रेम नहीं, हम देखेंगे किस तरह करना है, हम इस पे काम कर रहे हैं। और ये फैसला भी ऐसा ही है। जैसे मैंने कहा, इसकी कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इंपोर्ट्स को कम करना चाहते हैं, लेकिन हम जो है वो रेवेन्यू, जो इंपोर्ट रेवेन्यू उसको बढ़ाएंगे। ये कैसे होगा? अगर इंपोर्ट ही कम होगा तो इंपोर्ट रेवेन्यू कैसे जो है वो आपका बढ़ जाएगा? और फिर उस इंपोर्ट रेवेन्यू को वो कह रहे हैं कि हम टैक्सेस कम करने में इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीजें फिट नहीं होती। दूसरा, अगर वो एक कहते हैं कि हमें दोबारा एक जुमला, अगर दोबारा वो कहते हैं कि हम यूएस को एक इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, अब तो मूव ऑन करके ना टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर की तरफ, सोफिस्टिकेटेड जॉब्स की तरफ, लेकिन दोबारा अगर वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो एक तो उनकी लेबर बड़ी महंगी है, दूसरा जो लेबर वहां पर है वो सारे इमिग्रेंट्स हैं। अब एक तरफ आप कह रहे हैं इमिग्रेंट्स को हम अमेरिका में नहीं आने देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हम करेंगे, जिसके लिए आपको इमिग्रेंट्स चाहिए होंगे जो कि आके लेबर वाला काम करें। तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी पॉलिसी में। समझ नहीं आता अक्सर कि इतना बड़ा मुल्क जहां इतने बड़ी तादाद में इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, क्या उनके पास इससे बेहतर कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटजी नहीं थी? यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है, वॉलेटिलिटी, और ये जो वॉलेटिलिटी है इसका एक पहलू ये भी है, हमने उसको स्टॉक मार्केट के ऊपर देखा किस तरह से क्रैश की, और आज मतलब कल रात ट्रंप के उसके बाद आज जब स्टॉक मार्केट खुली तो अब उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं ट्रंप के ऊपर इनसाइडर तहकीकात शुरू करने की। इसके ऊपर भी कुछ कहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कल उन्होंने एक ट्वीट किया कि इट इज टाइम टू बाय, यानी कि वो कह रहे थे कि आप बाय करें, मार्केट बढ़ेगी, और उसके कुछ ही घंटे बाद उन्होंने कहा कि मैं 90 दिन के लिए मौखर कर रहा हूं टैरिफ्स को, मार्केट बढ़ गई।
किसी भी मुल्क में ये स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के हवाले से इंक्वायरी शुरू हो जाती है। और वहां पे उन्होंने इतना एक बयान दिया, आपको पता है यहाँ पे हम देखें एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हिंट भी नहीं करता कि मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद कम होगी ज्यादा होगी। कोई कंपनी नोटिस जारी करती है, कंपनी में कोई डेवलपमेंट भी होती है, फॉरेन स्टॉक मार्केट में सबको नोटिस जारी होता है। वहां पे मुल्क का सदर ये कह रहा है कि इट इज टाइम टू बाय, क्योंकि शायद उनको पता था कि मैं आज क्या फैसला करने जा रहा हूं। तो ये तो मेरे ख्याल से बड़ी अलार्मिंग चीज है, बट जैसे इस वक्त वहां पे हालात है, वो कहते हैं ना कि यार 100 खून माफ है इस वक्त, तो ये भी शायद निकल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। मेहमान, अगला सवाल आपके लिए। आपसे अरीशा कुरैशी पूछ रही हैं नवाज शरीफ से मुतल्लिक। कह रही हैं नवाज शरीफ साहब तवील खामोशी के बाद सियासी सरगर्मियों का उन्होंने आगाज़ कर दिया है, मुल्क गिर जलसों का ऐलान भी उन्होंने किया है, साथ ही वो बलूचिस्तान के मसाइल हल करने में भी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। कल एक लीडर से मुलाकात भी की। क्या अवाम एक बार फिर उन पर एतमाद करेंगे? देखिए रीना, जहाँ तक ये कि वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक हुए हैं दोबारा से, तो ये उनकी पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये कि किस तरीके से वफाक और पंजाब की हुकूमत डिलीवर करती है, इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो भी काफ़ी उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। लेकिन मेरे लिए जो अहम बात है वो बलूचिस्तान से रिलेटेड है, जो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मियां नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई। क्योंकि देखें लीना, हम यहाँ पर कब से डिस्कस भी कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो कितनी वॉलेटाइल है और वो कितनी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। एक तरफ दहशत गर्दी का मामला है, दूसरी तरफ उधर एक सिविल अनरेस्ट और पोलिटिकल अनरेस्ट हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर मियां नवाज शरीफ का एक्टिव होना ये एक बहुत खुश आइंद बात है। क्योंकि देखिए जो डॉक्टर मालिक बलोच हैं, आपको पता है कि इनकी एक मियां नवाज शरीफ साहब, इनकी पार्टी की एक रिलेशनशिप भी है, जो 2013 के अंदर अगर आपको याद हो कि जब इनको मैंडेट देकर उन्होंने एक अरेंजमेंट के तहत जब इनको चीफ मिनिस्टर बनाया था, तो मियां साहब की अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठी थी बलूचिस्तान के अंदर कि आप इनको क्यों हुकूमत दे रहे हैं और हमारे पास जो है नंबर्स वगैरह, इस तरह की बात हुई थी। उसके बावजूद मियां साहब ने ये समझा और सही समझा कि एक बलोच नेशनलिस्ट लीडर को जो बड़े क्रेडिबल भी है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनको ये मैंडेट देना चाहिए, उनको ये मौका देना चाहिए। क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि उधर एक इंसर्जेंसी जिस तरीके से चल रही थी और उससे पहले 18वीं तरमीम हो चुकी थी, तो कुछ चीजें एड्रेस हो रही थी थ्रू 18th अमेंडमेंट। आगाज है क्योंकि बलूचिस्तान पैकेज भी पीपल्स पार्टी के दौर में हमने देखा था, तो बलूचिस्तान में कुछ सिचुएशन बेहतर हो रही थी और इस चीज के बाद हमने एक्चुअली कुछ चीजें बेहतर होते देखी। एक चीज और है लीना इसमें अहम है, वो ये है पॉइंट कि आपने देखा होगा कि जो एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ एक नई सियासी पौध बलूचिस्तान में खड़ी करने की कोशिश की, खासतौर पर बाप पार्टी के जिस तरह से सामने हमारे आई, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि उनकी कोई ना आफादियत है ना उनकी क्रेडिबिलिटी है। यानी कि जो आज भी अगर रास्ता निकालने की कोई पोजीशन में है वो क्रेडिबल बलोच नेशनलिस्ट वॉइसेस हैं और मियां नवाज शरीफ साहब जो एक पंजाब के लीडर है और एक मंजे हुए सियासतदान है, उनको इसके अंदर जो है वो डाला जा रहा है ताकि एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, सोल्यूशन जो है वो निकाली जा सके। तो ये एक अहम पॉइंट। अच्छा, वैसे मुख्तसरन लेकिन ये बताएं, नवाज शरीफ साहब वैसे भी बड़ी दफ़ा ऐलान कर चुके हैं, अब आए सियासत में तो तब आए वापसी सियासत में, अब सेक्रेटेरिएट भी उनके लिए बड़ा बन रहा है, ख़ास तौर पे देखें मीटिंग्स भी कर रहे हैं। ये जो वक्त है, अब क्यों उन्होंने इस वक्त का इंतखाब किया? क्या ऐसा आपको सिग्नल लगा जो वो बाकायदा इसके ऊपर अमल कर रहे हैं? उस पर यह भी एक चीज़ हो सकती है कि अभी हमने देखा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, यानी कि उनकी इस तरह भी नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल तो इस वक्त इस हुकूमत को जो है वो कोई ख़तरा नहीं है। फिर पंजाब के अंदर तो उनकी बेटी वज़ीर आला भी हैं और वो काम भी कर रही हैं और जिस तरीके से सब कुछ मामला चल रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन और उनके लिए के सवालात उठाए जा रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब इतने सीनियर सियासतदान हैं, चले वज़ीर आज़म नहीं बने लेकिन पार्टी क़यादत तो अब उन्हीं के पास है, प्रेसिडेंट है, तो वो क्यों नहीं मुतहर्रिक हो रहे। तो जब सवालात होते हैं, वोटर सपोर्टर भी पूछता है, तो शायद उसकी वजह से वो दोबारा से एक्टिव है। लेकिन मेरे ख्याल में बलूचिस्तान जो है वो बहुत अहम मामला है और ये एक बहुत अच्छी चीज। बिल्कुल सही। इसी तरह से आप लोग हमें अपने सवालात भेजते रहें, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हाफिज।